बोलो सही है। अच्छा, इससे पहले कि हम डीपीपी डिस्कस करें, पहले क्लास वर्क जो हमने किया था, होमवर्क, वो पहले डिस्कस कर ले। देखिए, मैंने आपको एक तो दिया था, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट। ठीक, तो फटाफट से पहले तो होमवर्क वाला काम निपटा लो। कितने पेंटाइल दिए थे? 8 बना के लाए हो। देखो, पेंटाइल 8 टाइप के होते हैं, 8 टाइप के पेंटाइल। आ जाओ। इसका बनाने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले तो क्या लिख लो, पेंटेन कितने तरह के होते हैं। पेंटेन अगर आपको याद हो तो मैंने 3 तरह के बताए थे। ब्यूटेन 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन बताए थे 3, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन। तो नॉर्मल तो स्ट्रेट चेन, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन। ठीक, अब नॉर्मल ब्यूटेन सुनो, नॉर्मल पेंटेन में पॉसिबिलिटी सोच लो। नॉर्मल पेंटेन में हाइड्रोजन निकालने की कितनी पॉसिबिलिटी? एक तो ये, एक क्या सेकेंड कार्बन से, और क्या एक थर्ड कार्बन से। ये बन गए भाई, यहां से निकालो या यहां से निकालो, हाइड्रोजन बात एक है। यहां से निकालो या यहां से निकालो, बात एक है। एक यहां से निकाल दी। तो नॉर्मल पेंटेन से मैं 3 जगह से H निकालकर पेंटाइल बना सकता हूं। आइसो पेंटेन से मैं यहां निकालूं या यहां निकालूं, बात एक है। एक क्या यहां से निकाल दें बीच में से, और एक कहां से निकाल सकते हैं? सेकंड से। और एक कहां से निकाल सकते हैं? लास्ट से। ठीक है, इसी तरह से यहां पर बीच में तो कोई H है नहीं, क्या एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है? वो कौन सी है? यहां से, कहीं से भी, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से यहां से, या यहां से निकालो। आप इसकी जगह बोलना चाहते हो मैं तो यहां से निकालूंगा, या मैं तो यहां से निकालूंगा, बात एक ही। तो कितने पेंटाइल हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई मॉड्यूल आया क्या अभी? अच्छा, मॉड्यूल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, अगले बोला है क्या? है क्या आपके पास? अपने आईयूपीएसी है इसमें? आईयूपीएसी है इसमें? कोई बात नहीं यार। अब देखो, मेरी बात सुनो। मैं तो एक बात जानता हूँ, फ्रस्ट्रेट और दुखी कभी नहीं होना चाहिए। हमारी तो पढ़ाई चल रही है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड करवा दी है, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। बस तुम्हारा काम मैं रुकने नहीं दूंगा, किसी भी कंडीशन में नहीं रुकने दूंगा, इस बात के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ। तुम बस पढ़ते रहो, तुम किसी भी बात की टेंशन मत पालना। हॉस्टल नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं लेनी है। छाता नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं लेनी है। चाबी नहीं मिल रही, चाबी का छल्ला नहीं मिल रहा, टी शर्ट नहीं मिल रही, मॉड्यूल नहीं मिला। हालांकि देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूँ आपकी सीरियसनेस, आप प्लीज उसको ये मत समझना मैं मजाक में बोल रहा हूँ या मजाक उड़ा रहा हूँ, पर मैं आपको एक तरह से मतलब बोल रहा हूँ, खुश करना चाहता हूँ कि टेंशन क्यों ले रहे हो यार। अपना काम किसी भी कंडीशन में नहीं रुकने देंगे, पर क्लास नोट्स अपने फुल थ्योरी के चल ही रहे। दूसरा, अपन ने क्या किया है, अभी वो 100 क्वेश्चन बनाने थे, वो 100 क्वेश्चन बनवा के डाल दिए हैं अपन ने ऐप पर। अभी उसका प्रिंटिंग भी आ जाएगा, 5-7 दिन, जो भी प्रिंटिंग में टाइम लगता है, क्योंकि हार्ड कॉपी मिलेगी तो सही, लेकिन तब तक आप ऐप पर जाकर, अभी आज कल में अपलोड हो जाएगा, वो कल रात को अपलोड कर दिया था। उसमें 50 सिंगल चॉइस है, 30 मल्टीपल करेक्ट है, 10 इंटीजर है, 5 मैट्रिक्स है, 5 पैराग्राफ है, भर भर के क्वेश्चन है, जितना करना चाहते हो करो। ठीक है, ऐप पर। अब वो यार कहाँ मिलते हैं मुझे भी पता नहीं है, वो आपस में, देखो मेरी बात सुनो, ये चीजें आप आपस में पूछ लिया करो, मुझे भी पता नहीं कहाँ मिलता, मैंने ऐप देखी नहीं अभी तक, है ना। मैं तो देख लूंगा, बता दूंगा, बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिल जाएगा, आप ऐप देख लेना। दूसरी बात, एक बात और बच्चों, ज्यादा किसी भी बात के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, हमारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब हुई ना तो आप जब भी टेंशन लेते हो ना, तो सबसे पहले क्या डिस्टर्ब होती है? पढ़ाई। तो टेंशन किसी कंडीशन में नहीं लेनी। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बोलना चाह रहा था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर थ्योरी के लिए कुछ बुक्स रिकमेंड करोगे क्या? तो देखो, थ्योरी बुक्स जो है ना, और थ्योरी, वैसे तो देखो अपना जो, पहले मैं क्लियर कर दूं, अपना पीडब्ल्यू का पूरा कंटेंट बिल्कुल रेकमेंडेड, आपका सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा बोलता है सर मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मुझे और कुछ बताओ। ये बात तो सही है कि प्रैक्टिस जितनी करो कम है, वो तो चलती रहनी चाहिए, बट अपना जो मटेरियल है वो मोर देन सफिशिएंट है। बट
अगर आप ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा पर है, कोई ये मत समझना कि मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूं, मैं आपकी हेल्प से, क्योंकि अलग अलग बच्चे आके बाहर पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको बता दूं थ्योरी के लिए आपका पॉला ब्रूस ठीक बुक है, ठीक है, आप लिख तो लो। इसके अलावा बच्चों पीटर साइक्स, ये मैकेनिज्म की बहुत बढ़िया बुक है, छोटी सी बुक है। इसके अलावा क्लेडन, क्लेडन स्मिथ, यार बेटा लिख लूं मैं पहले, कौन बोल रहा है? कितनी बार आपको बोला है मैंने कि एकदम से बीच में मत बोला करो। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्या बुक बता रहा हूं मैं आपको, सुन लो। प्रैक्टिस के लिए अगेन हमारा पीडब्ल्यू का इतना कंटेंट रहेगा, इतना कंटेंट रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे प्रैक्टिस के लिए आप मतलब बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप कोई सी भी ले सकते हैं प्रैक्टिस का आप करना चाहते हैं तो। और बट इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एडवांस प्रॉब्लम ऑफ जेई की बालाजी पब्लिकेशन वाली बुक है, वो बढ़िया है, उसके अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, वो कुछ कई क्वेश्चन तो मैंने खुद ने मॉडिफाई किए MS चौहान सर के साथ, मैं वाइब्रेंट में ही था आपको पता है, तो वहां पर भर भर के हम हर साल क्वेश्चन को एडिट करना, डिलीट करना, करेक्शंस निकालना, ठीक है। तो MS चौहान की बालाजी पब्लिकेशन वाली बुक इस एडवांस लेवल के लिए अच्छी बुक है, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जैसे IUPAC हो गई तो IUPAC उसमें से कर सकते हो। इसके अलावा हिमांशु पांडे, इजी प्रॉब्लम्स अगर आप करना चाहते हो, इजी प्रॉब्लम्स जैसे समझ रहे हो, ये आपने देखा होगा इजी प्रॉब्लम्स के लिए क्या होता है कि सर एडवांस प्रॉब्लम ऑफ जेई में बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम्स दी हुई है, तो वो थोड़ा सा हाई लेवल है ना, एडवांस का मतलब तबीयत खुश हो जाए ऐसी वाली प्रॉब्लम। लेकिन कई बार कोई टॉपिक टफ होता है तो सर उसकी पहले इजी कर लूं। भाई कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर टफ लगता है ना, जैसे किसी का मैथ्स बहुत टफ, तो मैं उसको कहता हूं कि पहले तुम उस चैप्टर से डरो मत, उसकी इजी इजी प्रॉब्लम्स लगाओ, क्योंकि पूरा साल पड़ा है हमारे पास जेई निकालने के लिए, एक कम नहीं होता है वो, वैसे तो कम है, फालतू के टाइम वेस्ट करोगे तो, लेकिन मेहनत करोगे तो बहुत ज्यादा आराम से निकाल सकते हो आप। तो इजी इजी प्रॉब्लम लगाओ, तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इजी प्रॉब्लम्स के लिए हिमांशु पांडे बढ़िया है। हार्ड लेवल प्रॉब्लम लगाना चाहते हो कि एडवांस की अच्छी से तैयारी करनी, क्योंकि आपने इजी टफ मॉडरेट सब आपने करवा दी मुझे, और हार्ड या कंसेप्चुअल टाइप की प्रॉब्लम देखनी, तो एडवांस प्रॉब्लम ऑफ जेई की बुक लगाओ। इस तरह से जगदम्बा, OP टंडन, सिंगेज पब्लिकेशन, इनकी भी बुक्स आती हैं, आप इनमें से कोई सी भी बुक ले सकते हैं अगर चाहें तो। बट ध्यान रखना, अगर आप कुछ भी नहीं लेते हैं तो क्या आपकी IIT जेई की तैयारी अफेक्ट होगी? 0% अफेक्ट आपकी IIT की तैयारी होगी, मतलब नो इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। आपके पास जो हम सिलेबस, जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी सफिशिएंट टोटली। ये थ्योरी के लिए बुक्स हैं, और ये जो मैंने नाम बताया बालाजी पब्लिकेशन, MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम ऑफ जेई के नाम से आती है, हिमांशु पांडे की भी वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स के नाम से आती है, सिंगेज पब्लिकेशन। इसके अलावा आपकी OP टंडन, जगदम्बा, ये बुक्स आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा बोलता है सर मेरे को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप एक हॉस्टल में 4-5 बच्चे रहते होंगे या यहाँ पर आपका ग्रुप बना होगा, तो आप सिंपल तरीका है सेकेंड हैंड बुक खरीदो, सेकेंड हैंड बुक खरीदो, तलवंडी में बहुत सारी सेकेंड हैंड बुक शॉप्स है, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 साल पुराना वर्जन ले लो, इतना अपडेशन तो होता नहीं है ना, थोड़ा बहुत ही अपडेशन होता है, तो आप उसको लो, सेकेंड हैंड में सस्ता ही पड़ जाएगा, और 4 बच्चे मिलकर लो, एक सब्जेक्ट की इसने ले ली, फिजिक्स की उसने ले ली, केमिस्ट्री की उसने ले ली, और एक दूसरे से पास रोटेट करते रहो। तो भाई हमारे देखो क्या होता है ना, मैं बताऊं बच्चा क्यों बुक लेना पसंद करता है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। एक्चुअली बच्चे के दिमाग में होता है कि यार वाइब्रेंट का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, एलन का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, रेजोनेंस का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, PW का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, तो वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है कि भाई आप तो बोलेंगे इसी PW बेस्ट है, सिलेक्शन होगा यहीं से, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। होता है ना किसी को थोड़ा सा डाउट होता है, भाई यार भी सर आपने बोला कि आपने इतना सारा पढ़ा है, मैं कैसे मान लूं कि मैं पूरा कोटा या ऑल इंडिया लेवल की सारे क्वेश्चंस कर पाऊंगा, तो मैं टेस्ट करना चाहता हूं, मैं उधर के भी क्वेश्चन देखना। तू देख भाई, तू कहीं की भी शीट उठा ले, तू कहीं की भी किसी वहां टीचर की कोई राइटर की चलती या कोई पब्लिकेशन की बुक चलती है, तो वो उठा ले और तू करके देख ले, तेरे को भरोसा हो जाएगा भैया RP सर ने पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है, और प्लस जो PW में जो कंटेंट मिला है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो डोंट वरी एट ऑल। लेकिन तुम करके देखना चाहते हो, बात शक की भी नहीं होती, कई बार बच्चा बोलता नहीं सर शक वाली बात नहीं, मैंने कर लिया सर, आपने जो प्रॉब्लम बोली, अभी एक शाम को बच्चा है सर मैंने वो भी निपटा लिया, MS चौहान भी निपटा लिया, एक बच्चे ने बोला मुझसे कल, अब क्या करूं? मैंने कहा अब तो कुछ मत कर, NCERT की पूरी 3 चैप्टर को एक बार रीड कर, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग स्पीड है, लॉजिक समझ रहे हो ना, तो इसलिए डोंट वरी। आप तो बस ये जो बता रहा हूं ये सारी बातें ऑप्शनल में रखें, लेकिन अगर आपको लगता है सर मेरे को टाइम नहीं मिलता सर, अब मेरी बात सुनो,
आप क्या बड़े बड़े लोगों की तो बात सुन लेते हो, जो बच्चे स्पीड या अच्छा पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं एवरेज बच्चा हूँ। मेरे को क्या प्रॉब्लम होती है सर कि आप आज 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मैं चौथा सब्जेक्ट निपटा ही नहीं पाता हूँ। कई बच्चों को आती है प्रॉब्लम। देखो हर बच्चा यूनिक है। आज उसका जो प्रॉब्लम में फंस रहा है, हो सकता है कल वो लीडर बन जाए, कल वो सबसे फ्रंट फुट में हो। मैं तो ये फॉर्मली बिलीव करता हूँ, और मैंने तो 10-12 सालों से यही देखा है कि जो शुरू में बिल्कुल क्रॉल कर रहा होता है, वो बाद में दौड़ रहा होता है ना। तो आप अपनी स्पीड, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए और डीपीपी मॉड्यूल भी लगा लिए, इट विल बी ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी आप सारी प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, बट हाँ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार इतना तो होमवर्क नहीं मिलता है कि आप प्रैक्टिस शीट तक नहीं जा पाओ। मतलब मैं तो आपको बोलूंगा, फिजिक्स मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि जिस लेवल का मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो अब तुम बस एक ही जगह पे पीछे हट रहे हो, वो है तुम्हारी स्पीड। और बच्चों स्पीड बनेगी प्रॉब्लम्स करके। कैसे बन करके? प्रॉब्लम्स। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है सर, आपने पढ़ाया वो समझ में आता है, आता है क्या? अच्छे से आता है। तो अब आपको उसको याद करना पड़ेगा। अब याद आपने किया, लेकिन याद हुआ कि नहीं हुआ, वो टेस्ट कैसे होगा? प्रॉब्लम्स करके। तो प्रॉब्लम्स ही आपको याद करने में पॉइंट याद दिलाएगी कि आपने ये प्रॉब्लम अभी, ये पॉइंट अभी मिस कर दिया था, तो वो प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ होगी, क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ होगी, तो आपको पता लग जाएगा। तो याद रखो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसी है बच्चों, जो, और स्पेशली मैं बच्चों को पढ़ाता हूं वैसे, कि वो कम से कम वाई में अपने पीडब्ल्यू का, कम से कम डीपीपी, कम से कम मॉड्यूल, और कम से कम जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी हर चैप्टर की, वो जरूर करना। मतलब ये तो मैं बोलूंगा आपसे, तो आप एडवांस में किसी भी बच्चे से पीछे नहीं हटोगे। किसी भी बच्चे, मतलब इंडिया के किसी बच्चे से, मतलब आप बिल्कुल टॉप लेवल के बच्चा है ना, उसको टक्कर देने की हमेशा कंडीशन में रहोगे। ऑब्वियसली फिर वहां आप कैसा बिहेव कर रहे हो एग्जाम में, आप कितने नर्वस होते हो, कितना आप वहां पर आईक्यू यूज करते हो, वो छोटा मोटा यूज अंतर आएगा। लेकिन इतना अंतर नहीं आएगा कि एक बच्चे के 100% क्वेश्चन सही है और तुम्हारे 90 से नीचे आए। तुम्हारे भी 90% से तो ऊपर ही मार्क्स आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। और बाकी सब्जेक्ट की आप अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बात करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने जो बात बताई समझ में आ गई। अब इसमें मॉड्यूल में जैसे ये पेंटाइल वेंटाइल और ये कॉमन नेम सब दिए, मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कैसे करने, है ना। इसी तरह से पेंटाइल वैसे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। इसके 120 में देखो पेज पे आप देखोगे तो नाम दिए मैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। लेकिन आप अगर देखना चाहो तो ये आपको, पहले तो मैं खुद ही बताता हूँ कौन कौन से। जैसे इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोफाइल, इसको क्या बोलते हैं, नोट भी करते हो चलना, अलग से नहीं दूंगा टाइम। सेकेंडरी प्रोफाइल, अच्छा सॉरी पेंटाइल, प्रोफाइल थोड़ी, पेंटाइल। सेकेंड नॉर्मल पेंटाइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। अब ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है ना, 2 डिग्री कार्बन। लेकिन इस वाले को हम बोलते हैं, कॉर्नर वाले को, मतलब ये बीच वाले को एक्टिव। ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल कम एक्टिव होता है, ये एक्टिव है, ठीक है। इसी तरह से एक मिनट है, इनके नाम मुझे भी थोड़े से याद कम ही रहते हैं, तो पेंटाइल के ज्यादा याद तो करते नहीं हम, मैं भी याद रखता नहीं हूँ। हाँ मैं इसी में से लिखवा देता हूँ। इसको तो पता ही है आपको, नियो पेंटाइल बोलेंगे, नियो पेंटाइल। और इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल। बस मैं ये दो भूल, तीन भूल गया था, है ना। तो इसको एक्टिव आइसोपेंटाइल बोलते हैं, एक्टिव आइसोपेंटाइल, ठीक है। और इसको बोलते हैं टर्शरी पेंटाइल। नाम सिंपल ही है बट याद नहीं रख पाते हैं कई बार, तो मैंने तो देख के लिखवा दिए। बट मतलब आप समझ गए ना, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसमें कॉमन नेम्स और इस तरह के अल्काइल ग्रुप्स आईयूपीएसी चैप्टर में ही दिए हुए थे। मैंने आपको आइसोमेरिज्म में जानबूझ करके पढ़ाया। स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, नाम इंपॉर्टेंट नहीं। नाम केवल कहां तक याद रखने हैं? 4 तक, ब्यूटाइल तक। ब्यूटाइल कितने टाइप के होते हैं? 4। सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और नॉर्मल ब्यूटाइल। और प्रोपाइल 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। बोलो सही है क्या? पक्का? हाँ जी।
कौन सा? अच्छा हाँ। अच्छा हाँ, एक रह गया ना, टर्शरी पेंटाइल, एक्टिव आइसोपेंटाइल। नहीं, आइसो तो ये होगा ना, आइसो में आइसो ग्रुप पूरा रिटेन होना चाहिए और बिल्कुल कॉर्नर से वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। दिखाना यार पेज वापस बुक, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मतलब मैं याद नहीं रखता हूँ एक्चुअली इसके, तो कभी यूज भी नहीं आया आज तक कभी। इसको एक्टिव पेंटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव पेंटाइल। एक्चुअली एक्टिव वर्ड जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव से रिलेटेड है। ये एक्टिव कहाँ से आ रहा है, जब मैं एक बार आपको ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली कायरल सेंटर बनाता है तो उसके कारण एक्टिव हो जाता है, वो छोड़ दो अभी ना, बस लिख लो एक बार, नाम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी। हाँ जी, बोलो। अच्छा हाँ, एक आप है ना ये बुक्स बुक्स भी देख सकते हो, ये बुक में कॉमन नेम बच्चों इस तरह से दिए हुए हैं। जैसे एक तो है आपकी 11th पार्ट 1, फटाफट बता दो। अब 11th की पार्ट 2 और 12th की भी पार्ट 2, ये देखो केमिस्ट्री की बुक। और बच्चों इसमें आपका 11th में तो केवल तीन ही चैप्टर, आपके दो ही चैप्टर दिए हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल यूनिट नंबर 12, और एक हाइड्रोकार्बन यूनिट नंबर 13। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाएंगे आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है नॉर्मली, बट अगर ऑर्गेनिक कई बार वो ऑर्गेनिक वाले टीचर को भी दे दिया जाता है, तो मेनली लेकिन ऑर्गेनिक के दो ही चैप्टर हैं, 12 और 13 यूनिट। इसमें जैसे आप पेज देखते हैं 334, तो 334 में देखो इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना आप, है ना, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें चाहो तो पढ़ सकते हो। बाइब्रेशन लिखा हुआ है, आईयूपीएसी के नियम लिखे हुए, रूल्स लिखे हुए, ये कुछ कंपाउंड की क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें कोई टेबल नहीं मिलेगी आपको। हाँ, यहाँ पर जैसे टेबल मिलेगी पेज नंबर, चाहो तो आप जैसे नोट कर सकते हो 340 पर, 11th का पार्ट 2, 340 340। इसमें देखो कॉमन नेम दिए, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये सब दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो एक ऐसी टेबल देखो कंपाउंड, उसका कॉमन नेम। अब उसके बाद जैसे आप हाइड्रोकार्बन पे आते हो बच्चों, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आप आओगे, तो देखो यहां पर है एक छोटी सी टेबल दी हुई है, ये देखो पेज नंबर 392। इसमें देखो यहां लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम। तो जैसे एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच का नाम एसिटिलीन, वो तो मैंने ही बता दिया था आपको। ऐसे प्रोपाइन का उसने नाम दिया मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन, तो वो कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, छोटी सी टेबल है 4 कंपाउंड की। ठीक, फिर आगे जैसे बढ़ोगे तो इसमें शायद और नहीं है, एक ही टेबल है। हाँ, इसमें देखो कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासिन बीच बीच में, तो वो तो हमें पहले से पढ़े हुए हैं, तो डोंट वरी, ये खत्म हो जाता है। चैप्टर केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है, 12th वाला पार्ट 2, उसमें जैसे हम पहला चैप्टर, इसमें पूरी पार्ट 2 में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सारी यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो बच्चों जैसे मान लो आप पढ़ते हो पहले हेलो एल्केन, अब हेलो एल्केन जैसे आप निकालोगे, तो एक दो पेजेस के बाद ही आपको एक टेबल दिखेगी, यहां पर देखो स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपीसी नेम, ये 3292 पर है, 292। ठीक है, अब यार पेज नंबर तो आप ढूंढ लोगे ना, मतलब मैं तो आप एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब ये मत बोलो कि सर आप नोट करवाओ एक एक, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो जैसे ये पेज दिए हुए, अब इसमें आप कॉमन नेम इसमें ले लो, आईयूपीसी नेम आप बना लो। ठीक, ऐसे ही आप देखोगे आप आगे वाले चैप्टर में, ये देखो अल्कोहल वाला चैप्टर आ गया। अब जैसे आप अल्कोहल वाले चैप्टर में आओगे, देखो तो आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम। ऐसे ही देखो यहां पर भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर दिए मैं बीच बीच में टेबल के अलावा भी, तो एक बार आप देखो यहाँ फिनॉल, क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, ये इसमें लिखे हुए हैं। इसी तरह से ईथर की टेबल दी हुई है, फिर उसके बाद फिनॉल की भी टेबल दी हुई है, नहीं फिनॉल को वहीं ले लिया है उसने ना। फिर ऐसे आप आगे बढ़ते हो, तो अगला चैप्टर कौन सा आता है?
बोलो। एल्डिहाइड कीटोन, ये देखो एल्डिहाइड कीटोन यूनिट 12। अब इसमें देखो यहां पर टेबल आ जाएगी आपकी, ये देखो स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, इस तरह से आपको कॉपी करना। पेज नंबर 360। एक्चुअली पेज नंबर मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों के पास अलग एडिशन होता है, कुछ बच्चों के पास अलग एडिशन होता है, तो पेज में कुछ वेरिएशन आता है पेज नंबर्स में, इसलिए आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब इनके पास जो एडिशन है हो सकता है आपके एडिशन में वो पेज नंबर डिफरेंट हो, क्योंकि कुछ बच्चे 1 साल पुरानी बुक यूज कर रहे हैं मान लो, कुछ और उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लगभग वैसा ही है, तो जो यूज कर रहे हो उस काफी है, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और होमवर्क दिया था मैंने आपको, क्या दिया था, यहां पर क्या लिखा हुआ था, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, कितने बनेंगे, पक्का भाई, एक तो बन जाएगा ये वाला और एक बन जाएगा ऑल्टरनेट, क्या बोलते हो, सही है। देखो मेरी बात सुनो, ब्रोमीन में बच्चों जब 3 ब्रोमीन आप लगाओगे तो या तो आप 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो 1 2 3 पर लगाओ या 1 2 4 पर लगाओ, यस और नॉट, या 1 3 5 पर लगाओ। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, क्यों नहीं बन रही, क्योंकि अगर जैसे मान लो कोई बच्चा बोलता है, मान लो कोई बच्चा बोलता है 1 3 5, अब उसने बोला 1 3 5, बताओ इसका सही नंबरिंग क्या होगी, 1 3 5 क्यों गलत नंबर है, एक मिनट, 1 3 5 नहीं 1 2 4, मतलब 1 3 1 3 4, 1 3 4, ये क्यों गलत नंबरिंग है, क्योंकि ये इसलिए गलत नंबरिंग है क्योंकि लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर में यहां पर क्या आएगा 1 2 4। क्या आपको मैंने लोवेस्ट नंबर अच्छे से सिखाया है, तो बताओ 1 3 4 और 1 2 4, क्या इसमें 1 2 4 सही नंबर है, क्योंकि 2 और 3 में लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर क्या है 2, तो इसलिए ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है। तो अगर कोई आपको बोले ये और ये, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब आपने एक ही कंपाउंड को अलग तरह से लिख दिया है, बोलो सही है। तो कितने और आइसोमर बन गए, 2, ये तो रिपीट हो गया, रिपीट। बोलो अगला बताओ, नहीं स्ट्रक्चर बताओ पहले, नहीं यहां नाम क्या लिखना है, यहां पर ब्रोमीन, यहां कितने बन रहे हैं, फटाफट देखते हैं। देखो क्या बच्चों, यहां पर 1 2 3 में तो एक ही पॉसिबिलिटी उसने खुद ने दे दी थी, क्या इसमें मैं एक पॉसिबिलिटी खुद बना सकता हूं, कौन सी, क्लोरीन को मैं साइड की जगह बीच में ले लूं, नहीं बनेगी भाई, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, लेकिन यहां पर 2 ब्रोमो है और यहां 3 क्लोरो है, 1 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो, और ये क्या है, ये होगा आपका 1 3 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो, यानी यहां 3 क्लोरो है और यहां 2 क्लोरो है। क्या अंतर हुआ नहीं हुआ, जोर से बोलो। क्या इसी तरह से 1 2 4 में भी मैं एक तो एक काम कर दूं, यहां पर 2 ब्रोमीन और 1 क्लोरीन ले लूं, बताओ किस तरफ से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, तो क्या नाम बन जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, नहीं बना। अटेंटिव रहो यार क्लास में, है ना, सारे बच्चे इन्वॉल्व हुआ करो, कुछ बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फिर वो बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर हमारे नंबर क्यों नहीं आते, क्लास में बोला करो, है ना, एक एक बच्चे से बोल रहा हूँ। और स्पीड तो देखो बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे, स्पीड का मतलब लिखने वाली स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, लिखने वाली तो जो अभी पढ़ा रहा हूँ वही रहेगी, लेकिन जो सिखा दिया गया उसको तो अब जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि जे इज नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, इट इज नॉलेज विद स्पीड। क्योंकि एक बच्चे, कई बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो जानते तो सब कुछ है लेकिन उसको बहुत धीरे धीरे करते हैं, इसलिए बहुत वो ध्यान रखना, अगर आप बहुत अल्ट्रा स्लो पढ़ते हो तो भी गलत है। हाँ चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरी और धीरे से पढ़ लो, समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चंस करते समय पहला क्वेश्चन धीरे कर लो, लेकिन दूसरे तीसरे उस टॉपिक के क्वेश्चन फास्ट, स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी है आपको, ये ध्यान रखना। क्लास में भी यही होना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई स्पीड नहीं बढ़ेगी तो जेई में लिमिटेड टाइम है कि नहीं है। तो यहां पर जैसे मैं बोलूंगा 1 2 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्लोरीन को यहां लेता और ब्रोमीन को यहां लेता, बताओ ब्रोमीन कहां चला जाता, मतलब नंबरिंग किसकी पहले होती, इसकी होती, क्योंकि 1 2 4 लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा 2 4 डाई ब्रोमो, जबकि ये कौन सा था 1 2 डाई ब्रोमो, क्या डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर है,
क्या इसी तरह से बच्चों एक और पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इन दोनों को ही इंटरचेंज मार दूं? भाई मैंने ब्रोमीन क्लोरीन को इंटरचेंज मार दिया, क्योंकि यहां 1 क्लोरो था 2 ब्रोमो था। अब बताओ क्या यहां पर ये हो गया 2 क्लोरो 1 और ये 1,4 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, क्या ये भी पोजिशनल आइसोमर होंगे? क्यों? क्योंकि यहां 2,4 डाई ब्रोमो है और यहां 1,4 डाई ब्रोमो है। वहां क्लोरीन 1 पर है, वहां क्लोरीन 2 पर है। क्या एक तीनों को अल्टरनेट ले लें? बोलो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर ब्रोमीन, 3 नंबर ब्रोमीन, 5 नंबर को अल्फाबेटिक ऑर्डर के कारण क्लोरीन को देना पड़ेगा। कितने और आइसोमर बन गए इसके अलावा? बोलो। तो ये दे दिया है तो इसके बच्चे हुए आइसोमर आप 5 बना दोगे। इसके अलावा जो भी बन रहे हैं वो रिपीटेड है। किसी बच्चे के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या सर, मतलब कंपाउंड है क्या जिसको लग रहा है कि नया बनाया था मैंने लेकिन आपने काउंट नहीं किया? सारे हो गए इसमें? बोल दो। नोट करते हुए चल रहे हैं? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कितना आंसर आ रहा है? उसके अलावा देखो, उसको मिला लोगे तो फिर एक आंसर बढ़ जाएगा। क्यों? इसको मिला के पूछा तो बढ़ जाएगा, और इसके अलावा पूछा इसके और कितने बनेंगे तो फिर 5 ही बनेंगे। उसके और कितने बनेंगे? 9। कितने? 9। अब देखो कैसे, ध्यान से देखना। देखो इधर, इधर दिया हुआ है आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। आराम समझना बच्चों, क्या इसमें मुझे नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी? क्योंकि 1 2 3 ऊपर से भी दे सकता हूं नीचे से भी दे सकता हूं, नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ से लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर सेम आ रहे हैं। जब लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर सेम आता है तो क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या ब्रोमीन पहले आएगा? इसलिए क्या बच्चों इसका एक ये पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं क्लोरीन को साइड में और ब्रोमीन को बीच में डाल दूं? और एक पॉसिबिलिटी ये है क्या कि मैं फ्लोरीन को बीच में डाल दूं? बोल दो। तो क्या 3 पॉसिबिलिटी बन गई 1 2 3 1 2 3 में? पक्का? एक तो ये खुद, और दो एक में इसने क्लोरीन बीच में दिया हुआ है, मैंने ब्रोमीन बीच में ले लिया, एक फ्लोरीन बीच में ले लिया। अब ये भी तो देखें हम कि 1 2 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मतलब मैं यहां यहां और यहां लगाऊं, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? आप पीएनसी से भी कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, पर मैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरीके से कराऊंगा, वरना वहां पे मैथमेटिक्स से अलग जंग छिड़ जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक काम करूं फ्लोरीन क्लोरीन को यहां लिख दूं? बोलो। एक बार एक काम करूं, यहां पर क्या मैं लिख दूं ब्रोमीन की जगह क्लोरीन, और यहां क्या ले लूं फ्लोरीन ब्रोमीन, और एक बार क्या करूं फोर्थ पर क्या ले लूं ब्रोमीन क्लोरीन और एक फ्लोरीन हो गया। तो यहां क्या ले लिया मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन। अब सुनो ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है, इधर देखना सभी लोग देखना। 1 2, अच्छा पोजीशनिंग में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी तो एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि इस 1 2 पर फ्लोरीन क्लोरीन है, मैं उल्टा कर दूं 1 पे क्लोरीन कर दूं 2 पे फ्लोरीन कर दूं, क्या एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी? तो यहां पर मैं कहूंगा क्लोरीन फ्लोरीन और यहां क्या ले लूं ब्रोमीन। तो ये कौन सा है? ये है आपका 4 ब्रोमो, ठीक है, लेकिन यहां 2 क्लोरो है, यहां 1 क्लोरो है, यहां 1 फ्लोरो है, यहां पर 2 फ्लोरो है। अंतर समझ में आया? जैसे इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 फ्लोरो बेंजीन, जबकि इसका नाम, इसका अपोजिट अगर मैं कर दूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 फ्लोरो बेंजीन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम जमा दिया। इसी तरह से इसमें एक और बन जाएगा 1 ब्रोमो, और यहां क्या आ जाएगा 2 क्लोरो 4 फ्लोरो। अब बच्चा बोलते सर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखो, यहां 2 फ्लोरो है, यहां 4 फ्लोरो है, क्या ये भी पोजिशनल आइसोमर है? कितने बन चुके हैं? 2 3 5 और 3 8। 8 के अलावा क्या बच्चों एक ये ले सकता हूं कि तीनों को अल्टरनेट ले लूं, ब्रोमीन फिर अल्टरनेट क्लोरीन फिर अल्टरनेट फ्लोरीन, क्या ऐसे नंबरिंग कर देंगे? बोलो। अब कोई बच्चा बोलता नहीं सर मैंने एक और बनाया था, मैं बोलता हूं बता
मैंने फ्लोरीन को यहां रखा, फ्लोरीन को यहां रखा और क्लोरीन को यहां रख दिया। सर ये भी तो एक है। अब बेटा अगर तुझे नंबरिंग लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर देन अल्फाबेटिक ऑर्डर अच्छे से आता है तो तू देखना, तू जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा कॉमन निकलेगा इनमें से। बताओ ये स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा कॉमन है? सुनो सुनो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर बोलो कौन सा कॉमन नंबर है? 6। कैसे आया ध्यान से देखना। आप बताओ क्या बच्चों एक नंबर इसको दोगे? बच्चा बोलता नहीं सर मैं तो ऐसे नंबरिंग नहीं की थी, मैं तो नंबरिंग ऐसे की थी, 1 2 3 4 5। बताओ क्या ये नंबरिंग क्यों गलत है? 1 3 4 नंबर सही होगा या 1 2 4? 1 2 4 या 1 3 4? बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 फ्लोरो, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो का है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अंदर से वाली नंबरिंग 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो, अंदर वाली नंबरिंग सही ना? तो 4 ब्रोमो का है ये रहा, और 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो। क्या ये रिपीट कर रहा है? तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है? बोलो यार। तो इसको लिख लो और लिख के जैसे काट सकते हो आप, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा जो भी बनाओगे वो रिपीट करेगा। तो कितने आंसर आए? 9, और उसको मिला लोगे तो 10। तो अगर उसने पूछा इसको इंक्लूड करते हुए कितने आंसर पोजिशनल आइसोमर बनेंगे? 10। और बोले इसके और कितने पोजिशनल आइसोमर बनेंगे? 9। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ा करो। अगर मान लो लैंग्वेज में गड़बड़ हो गई, आप एक तो आदत बना लो 2 बार क्वेश्चन पढ़ना ही है। कितना भी अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर भी 2 बार पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो क्वेश्चंस को हमेशा कम से कम 2 बार पढ़ें, और जरूरत लगे तो 3 या 4 बार भी पढ़ सकते हैं अगर कंफ्यूजन लग रही है तो। क्योंकि क्या होता है बच्चों, कई बार हमें टॉपिक आता है, सॉल्व भी हमने पूरा कर लिया, लेकिन उसकी लैंग्वेज ने कुछ ऐसे पूछा था कि हमने ऑप्शंस को देखा ढंग से नहीं, है ना? तो हमेशा ध्यान रखें, सारे ऑप्शंस देखें और क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ें। तो यहां तक हो गया। लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? कहां तक? मतलब यहीं तक ही हुआ था। चेन आइसोमर हो चुका था, पोजीशन आइसोमर हो चुका था। एक बार फटाफट से मुझे याद दिला दो, पेज टर्न करो और बताओ चेन आइसोमर में हमने क्या पढ़ा था? चेन आइसोमर में हमने पढ़ा था कि ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनमें पेरेंट चेन की लेंथ अलग हो या साइड चेन की लेंथ अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमर। दूसरा हमने पढ़ा था पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में हमने कहा था कि ऐसे आइसोमर जिनमें चेन तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या लोकेन की पोजीशन अलग अलग आए। बोलो सही है क्या? अगला लिख ले मेटामर, इसको नोट कर लिया? 3rd नंबर मेटामर। मेटामर्स क्या होते हैं बच्चों? पहली बात तो ध्यान रखो, इसकी डेफिनेशन है अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट अराउंड बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब बच्चों ऐसे जो मेटामर्स की बात हम करेंगे ना, वो आएगी ही, अराइज ही तभी होगी जब बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दिया हो। मतलब मेटामर्स नॉर्मल कंडीशन में होगा ही नहीं। पहले तो बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट से पहले समझो मोनोवेलेंट क्या होते हैं। जैसे मान लो ये वाले फंक्शनल ग्रुप है, अब बच्चों ये वाले फंक्शनल ग्रुप में क्या एक ही साइड से कार्बन चेन जुड़ सकती है? तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? सारे के सारे मोनोवेलेंट। तो हमें मोनोवेलेंट चाहिए या बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट चाहिए? तो मतलब ये इस जगह पर नहीं चलेंगे मेटामर में। तो पहली तो केस ही समझ में आ जाना चाहिए कि मेटामर्स में कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट। जैसे कि बच्चों अल्कोहल नहीं, ईथर। अल्कोहल तो मोनोवेलेंट है, ईथर क्या है? बाइवेलेंट। इसी तरह से बच्चों अगर मैं आपको बोलूं एल्डिहाइड नहीं कीटोन, क्या दोनों तरफ से कार्बन चेन से जुड़ेगा? तो कीटोन नोट करते हुए भी चलेंगे। इसी तरह से एसिड नहीं एस्टर, क्या एस्टर आपका बाइवेलेंट है? इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी जुड़ेगा कार्बन चेन से।
इसी तरह से सल्फोनिक एस्टर भी होता है एक, कौन सा एस्टर? सल्फोनिक एस्टर। इसी तरह से बच्चों और कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो 2 डिग्री अमाइन ले लो। हाँ, मैं आपको काम काम के मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे तो लिखते थे चले जाएंगे हम, जो भी मतलब मल्टी साइड से जुड़ रहा है, तो ये आपका 3 डिग्री अमाइन भी हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। तो क्या आप समझ जाएंगे? 3 डिग्री अमाइन, अच्छा 1 डिग्री अमाइन भी होगा क्या मोनो बाईवेलेंट? 1 डिग्री अमाइन क्या होगा? मोनोवेलेंट, जबकि 2 डिग्री अमाइन क्या होगा? बाईवेलेंट, और 3 डिग्री अमाइन ट्राईवेलेंट। तो ध्यान रखना, आपके सामने बाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट आने चाहिए। क्या? फंक्शनल ग्रुप। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ आई? जोर से बोल दो, आई क्या? बिल्कुल। कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए मेटामर्स में? बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट के कुछ एग्जांपल्स तो लर्न ही कर लो, जैसे ईथर, कीटोन, एस्टर, सल्फोनिक एस्टर, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इटसेट्रा। अब लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने 15 एग्जांपल्स कर लिए थे, कितने, 15 या 14? 15, तो नंबर एग्जांपल 16 चलेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आराम से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है? मेटामर्स अराइज ही तब होगी जब एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। कहां? बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो क्या बच्चों बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? क्या ईथर एक बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है? इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। दूसरी बात, हमने क्या किया, इसमें और इसमें एक बात नोटिस करी, इधर देखना, इधर देखो सभी लोग, इधर देखो। क्या ऑक्सीजन के अराउंड इधर अलग अल्काइल ग्रुप है, इधर अलग अल्काइल ग्रुप है? यहां कौन है? मिथाइल। यहां क्या है? इथाइल। यहां क्या है? प्रोपाइल। और यहां क्या है? इथाइल। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको अल्काइल ग्रुप बदल गए? तो अगर जरा सा भी कुछ चेंज हो गया, जरा सा भी कुछ हो गया, तुरंत मेटामर टिक कर देना। तुरंत क्या टिक कर देना? मेटामर। लेकिन आपके दिमाग में एक बात ठनकेगी कि सर ये तो चेन आइसोमर भी है। ये क्या है? अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखोगे तो इसको लिखोगे आप 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या लिखोगे? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि ये मिथॉक्सी ग्रुप होता है ना। तो 1 मिथो, और ये क्या है सर? इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। बोलो क्या बोलते हो? क्योंकि यहां पर 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, इसको पेरेंट चेन मान लो या इसको मान लो, एक को ही मान पाएंगे। तो ये बन गया इथॉक्सी इथेन। तो यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, तो क्या ये चेन आइसोमर भी होंगे? बिल्कुल होंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। लेकिन बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट में मेटामर को प्रायोरिटी मिलेगी अगर सिंगल चॉइस में फंस गया क्वेश्चन तो। मतलब मोर करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? मेटामर को प्रायोरिटी मिलेगी। किसको प्रायोरिटी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मल्टीपल आंसर रिलेशंस हो सकते हैं मेटामर के अलावा भी, वो ठीक है, लेकिन मेटामर कब होगा? जब बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए, किसी एक साइड भी चेंज हो जाएगा तो भी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल नंबर 17 दे रहा हूं, NH।
सर पेंटेन 2 ऑन है, सर पेंटेन 3 ऑन है। 2 ऑन तो सर पोजीशन आइसोमर होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी आंसर पोजीशनल आइसोमर होगा या मेटामर? क्योंकि मेटामर में बच्चों गड़बड़ क्या हो गई, देखो ध्यान से। इसमें क्या हुआ, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप था, तो इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, जबकि यहां पर दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, तो पहला आंसर क्या बनेगा? मेटामर। यस और नॉट, बोलो। तो यहां पर ये आंसर बन गया मेटामर। मेटामर के साथ साथ पोजिशनल आइसोमर भी होगा क्या? पोजिशनल क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, 2 3 4 5 2 पर, और यहां किस पे आ रहा है? नहीं आ रहा, यहां पर 3 पर आ रहा है और यहां 2 पर आ रहा है, तो ये आपका प्रायोरिटी होगी। बोलिए। अच्छा, 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन क्या हो जाएगा, ये वाला यहां पर लगा दूं, तो ये आपका क्या मेटामर तो होगा, ए और सी, लेकिन क्या चेन आइसोमर भी होगा? क्योंकि बताओ यहां कितने कार्बन की चेन है? 4, और यहां कितने की है? 5। तो 4 और 5 में क्या चेन की लेंथ बदल गई? लेकिन आंसर मेटामर क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो बाइवेलेंट ग्रुप के अराउंड इधर एल्काइल ग्रुप बदल गए। इसी तरह से बी और सी भी क्या मेटामर के साथ साथ, हाँ, पोजीशन या चेन? अरे यहां कितने कार्बन की चेन है, यहां कितने की है? 5 और 4 में क्या पेरेंट चेन बदल गई, तो क्या चेन आइसोमर होगा? नहीं आ रहा क्या? पक्का? इस तरह से चेक करते हैं 17 में, क्योंकि यहां पर अमाइन 1 पर जुड़ रहा है और यहां पर अमाइन 2 पर जुड़ रहा है, तो अल्काइल ग्रुप बदल गया ना। अल्काइल ग्रुप का नेचर बदला ना, ये एक तरह से नॉर्मल प्रोपाइल है और ये एक तरह से क्या आइसो प्रोपाइल, तो एक तरफ सेम रहा लेकिन दूसरी तरफ तो बदल गया ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, दोनों में से कोई सी भी, कुछ भी चेंज हो, मेटामर। ठीक है, हाँ जी। चेन और, यार बेटा पढ़ते नहीं हो क्या, सही बताओ, है? पढ़ते नहीं हो क्या? नहीं पढ़ते हो ना, तो नहीं पढ़ के आए आप। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, ध्यान रखना, तो ये चीजें तुम नॉन स्टॉप पूछते जाओगे और तुम हमेशा जीवन भर कंफ्यूज रहोगे। और अगर तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हें खुद को पता है कुछ चीजें पहले से बताई, ये लिखवाया मेंशन करके मैंने, नहीं इसलिए देखो ऑनेस्टली बोलो, पहले नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना। और यहां मैंने लिखा है CH3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O TH। इसी तरह से C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड साइक्लोप्रोपाइल, हाँ जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, नहीं है अभी? सल्फर से, और मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। अब यहां उसने ऐसा नहीं लग रहा कि इसको भी चेंज कर दिया और इसको भी चेंज कर दिया, यानी मिथाइल तो ले आया वो सल्फर पर और फिनाइल कहां ले गया? ऑक्सीजन पर। तो इसका मैं तो दोनों ही इंटरचेंज हो गए। अब जब दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरचेंज होते हैं तो फिर उसको हम केवल मेटामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामर। मतलब देखो आप एक बात ध्यान रखो, बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, आपको पहला आंसर क्या देना है? मेटामर। ठीक है। अच्छा एक बात और, इसमें बताओ क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? नहीं है। क्यों, क्या अंतर है? देखो अंदर का फंक्शन ग्रुप चेंज कर दिया एस्टर। कार्बन से क्या जुड़ रहा है? 4 मेंबर्ड रिंग, और यहां कार्बन से कौन जुड़ रहा है? 3 मेंबर्ड रिंग। ऑक्सीजन से क्या जुड़ रही है? 3 मेंबर्ड रिंग, और यहां ऑक्सीजन से, इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा फंक्शन ग्रुप को पलट के उल्टा लिख दिया है, तो ये भी आपका क्या होगा? मेटामर। अगर पूरी तरह से एक्सचेंज हो जाता है तो फिर एक्सक्लूसिवली मेटामर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर चेन पोजीशन का कोई खेल नहीं है। आप तो बस इतना से याद रखें कि बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर अल्काइल ग्रुप का कुछ भी डिफरेंस आया तो पहला आंसर हमें मेटामर तो मानना ही है। ठीक है, हाँ जी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन अगर दोनों तरफ चेंज होती है, देखो प्रायोरिटीज तो डिसाइड की ना, अभी मैं आपको आगे प्रायोरिटी बताऊंगा बैठो। एक्चुअली क्या होता है कि अगर दोनों तरफ चेंज हुआ है तो एक्सक्लूसिवली, फिर एक्सक्लूसिव मतलब
केवल उसको फिर मेटामर का ही एग्जांपल मानते हैं, दोनों तरफ एक साथ अगर चेंज हुआ है तो, और वो भी पूरी तरह से इंटरचेंज हो गया है तो। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हम किसको बोलते हैं? जब कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंट हो जाए बच्चों? फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। क्या बदल जाए? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप बदलेगा कैसे? लिखो, those structural isomers, those structural isomers those structural isomers in which functional group is different, in which functional group is different, is known as functional group isomer. In which functional group is different, underline कर लो, functional group is different. ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चों, किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाए, पेरेंट चेन भी बदल जाए, या पोजीशन भी बदल जाए, तो याद रखना केवल और केवल आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। क्योंकि चेन आइसोमर हो, पोजीशन आइसोमर हो या मेटामर हो, इनमें कंडीशन होती है फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेम। तो इसको इंपॉर्टेंट कंडीशन डाल के लिख लो, फॉर चेन, पोजीशन और मेटामर्स, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर चेन, पोजीशन और मेटामर्स, मतलब चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड मेटामर्स, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। मतलब क्या? आपको किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी बदलता हुआ दिखा और चेन भी बदलती हुई दिखी, तो आप क्या चेन आइसोमर बोल सकते हो क्या? मतलब कंडीशन है, अब ये याद रखना पड़ेगा, और चेन, पोजीशन और मेटामर्स फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। मतलब चेन आइसोमर में भी फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए ही बात सोचेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 21 देखो, मान लीजिए मैंने आपको एक दिया है CH3CH2OH, और यहां पर क्या आ गया? CH3OCH3। अब टेक्निकली बताओ, चेन की लेंथ बदली या नहीं बदली? यहां 2 कार्बन की पेरेंट चेन और यहां 1 की, लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और ये कौन सा है? तो बताओ, क्या इसको आप चेन आइसोमर बोलोगे या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर? समझ आ गया? ऐसे ही आप बाकी का निकाल के देखो, मैं दे रहा हूं, और आप फंक्शनल ग्रुप भी सोचना उसमें, और उनका आंसर क्या होगा वो भी सोचना। हाँ जी, अब एक एक बाकी बच्चे नोट करें, जो डाउट पूछ रहे थे वो डाउट पूछ लें। आप क्या बोल रहे थे बेटा? बाईवेलेंट है ना, क्योंकि यहां देखो इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, तो बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे लास्ट लास्ट बेटा? कुछ पूछ रहे थे आप? कोई हाथ खड़ा कर रहा था ना आप में से पीछे उस तरफ? नहीं नहीं, आप उस तरफ व्हाइट शर्ट में आपने हाथ खड़ा किया तो था, टूट गया था, पुराना नोट करना है, कर लिया? अच्छा, दूसरे से देख के कर लिया होगा, हाँ कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई कुछ पूछ रहा था यहाँ से कुछ? समझ अरे मेटामर में ज्यादा परेशान मत हो, मेटामर में मैंने क्या बोला? बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप देखो, और चेन बदले, पोजीशन बदले, दोनों साइड बदल जाए, सब में आंसर क्या लगा दो? मेटामर। ठीक है, बोलो, बस इतना ध्यान रखो। और फंक्शनल ग्रुप अगर बदल गया तो कहीं कुछ चांस नहीं है, केवल क्या आंसर बनेगा? इन चारों में से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, चेन ना होगा, ना मेटामर होगा, ना पोजीशन होगा, केवल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। जैसे मुझे बताओ, पहला वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, ये वाला
एल्डिहाइड। क्या दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? इसी तरह से ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगला वाला बताओ, एल्काइन एल्कीन, क्या ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा? एक्चुअली बच्चों एल्कीन एल्काइन भी तो हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने थे, और इसको बोलते हैं क्यूम्यूलिन। क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलिन। क्यूम्यूलिन क्या होती है? जब पाई बॉन्ड लगातार आते हैं ना, कंसेक्यूटिव आते हैं, लिख लो चाहो तो क्यूम्यूलिन के नीचे, कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट, किसको बोलते हैं? क्यूम्यूलिन। कंसेक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट, या कॉन्जिक्यूटिव एल्कीन्स को हम बोलते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव पॉलीन्स। जैसे दो डबल बॉन्ड एक साथ आगे, तीन डबल बॉन्ड एक साथ आगे, जैसे ये देखो। अब क्या ये भी क्यूमुलिन होगी बच्चों? बोलो, लगातार पाई बॉन्ड आ रहे तो क्यूमुलिन क्या होती है? लगातार कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड्स आते हैं, कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड कौन से? एल्कीन वाले, ठीक है। अब बच्चों इस सबसे छोटी क्यूमुलिन, क्योंकि इससे छोटी तो हो नहीं सकती, कम से कम दो पाई बॉन्ड तो आने पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? तो कोई आपसे पूछे एलीन क्या है, हम बोलेंगे एक ऐसी क्यूमुलिन है जो सबसे छोटी है, इससे कम से कम, इससे छोटी क्यूमुलिन नहीं बन सकती, ठीक। तो ये भी आपके आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा वाला, अब तो याद है ना, ये एस्टर बोलते हैं इसको। अब तो एल्डिहाइड नहीं मानते ना आप, अभी भी कुछ लोग मानते हैं एल्डिहाइड, ये एस्टर है। कार्बन के इस तरफ यहां हाइड्रोजन लिख दें तो भी ये कार्बन एक है और उधर एक कार्बन है, दोनों तरफ से कार्बन जुड़ गए, तो हम बोलेंगे इसको ये एस्टर है। तो बताओ एसिड और एस्टर सेम फंक्शनल ग्रुप है या डिफरेंट? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आसान है, पक्का, कंफर्म। मेटामर की कंडीशन क्या थी? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। बात ही नहीं समझ रहे। मेटामर हो, चेन हो, पोजीशन हो, उसमें कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया ना, तो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा ना भाई। तुम इसको ऐसे कैसे कर सकते हो? इसको ऐसे कर सकते हैं भाई मेटामर बनाने के लिए, यही बोल रहे हो ना? तो फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, तो मेटामर नहीं बोल सकते। वो चीज वहां हो सकती है क्योंकि वहां फंक्शनल ग्रुप नहीं बदला था। कहीं भी लगातार अगर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलिन। 26, आगे देखो। अगर मान लीजिए OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ रहा है और OH बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है, क्या अंतर है? डायरेक्ट जुड़ रहा है तो, और डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है तो अल्कोहल। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हम बोलते हैं, सॉरी, इसको इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। मैंने कुछ नाम तो लिखवा दिए, कुछ नाम धीरे धीरे लिखवाता रहूंगा। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अगर मेटा पे होगा तो मेटाक्रिसॉल, सामने होगा तो मिथाइल पैराक्रिसॉल। ऑर्थो मेटा पैरा सभी बच्चे जानते हैं, तो ध्यान रखना OH और CH3 जब दोनों एक साथ होते हैं उसको हम क्रिसॉल बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो, मेटा है तो मेटा, पैरा है तो पैरा। बताइए, क्या अल्कोहल में बच्चों और फिनॉल को क्या हम सेम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे या डिफरेंट? क्या अभी भी याद है आपको वो पुरानी बात? हमने लिखा था अल्कोहल एंड फिनॉल आर कंसीडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, याद है? आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में लिखी थी हमने बात, ठीक है। इसी तरह से हमने लिखा था 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइंस आर कंसीडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। कैसे निकालते हैं डिग्री? नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री अमाइन, 2 कार्बन जुड़े हैं नाइट्रोजन से तो 2 डिग्री अमाइन, और एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन। और ये भी आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं, ध्यान रखना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को मानते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर?
बोलो। अच्छा, क्या ये दोनों आपस में चेन आइसोमर होंगे? कितने बच्चों को ये सर लग रहा है? हाथ खड़ा करे, जल्दी से हाथ खड़े करो। डर डर के क्यों खड़ी करते हो? है तो आंसर, है तो है ना, पीछे मत हटा करो फिर। कितने बच्चों को लग रहा है कि ये चेन आइसोमर है? लग रहा था। तुम में से पता है कई बच्चे क्या करते हैं, इसलिए आप लोग एग्जाम में पीछे हटते हो। आप क्या पहले तो बोलते हो आंसर ये है, फिर उसको आपको लगता है ना भीड़ में यार कुछ गड़बड़ लग रही है मामला, नहीं 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 आंसर नहीं, दबा लो हाथ। अरे भैया एग्जाम में पता लगेगा क्या तुम्हें? ओएमआर गोला भर दोगे ना। अब तो खैर गोला भी नहीं भरते, अब तो कंप्यूटर पे टिक करते हैं, पहले तो ओएमआर शीट आती थी, याद है? तो भाई जो भी आंसर होगा एग्जाम हॉल के बाद पता लगेगा बाकी जनता ने सही किया कि गलत किया। तो तुम जनता के अनुसार मत चला करो। क्लास में बैठ के बाकी बच्चे हिट आंसर लगाने तो लगाऊंगा, अपना आंसर बोलो। क्या तुम्हें ये चेन आइसोमर लगा था क्या? बात खड़े करो। अब देख लो कितनी जनता मूर्ख बन रही है। अरे भाई आइसोमर तो यार अपन पहले से बोल चुके ना कि उसमें बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। क्या यहां पर 3 कार्बन है टोटल और यहां टोटल 4 कार्बन है, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट? तो ये तो हम पहले ही बोल चुके ना, कैन नॉट बी आइसोमर। यस और नॉट? हमने बोला था आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बोलो। ये पता है क्या है? आइसोमर नहीं, इनको बोलते हैं हम होमोलॉग्स। क्या बोलते हैं? होमोलॉग्स। अब ये होमोलॉग्स क्या होते हैं? इनको होमोलॉग्स बोलो या होमोलोगस कंपाउंड बोलो, एक ही बात है। ये क्या होते हैं बच्चों? इसको लिख लेते हैं फटाफट। होमोलॉग्स और थोड़ा फटाफट लिखेंगे, थोड़ा बहुत आराम आराम से नोट कर रहे हो, थोड़ा फास्ट करो और जल्दी जल्दी करो, है ना? होमोलॉग्स और होमोलोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? जब किसी कंपाउंड में, चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, पहले आप नोट करें फटाफट। देखो एग्जाम में ऐसी गलतियां होती है, पता है आपको, बहुत जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका, ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता है कि उनको वहां एग्जाम में आता नहीं था, उन्होंने घर पर या क्लासरूम में अटेंटिव होके कभी रिप्लाई नहीं किया था, मतलब बहुत सीरियस होके। अब जैसे आपने नॉन सीरियस होके एग्जाम्पल दे दिया कि ये चेन आइसोमर है, ठीक है, अभी आपको सीख रहे हो, आप सुधार रहे हो अपने को, बहुत सारे बच्चों से ऐसी गलतियां होती है। क्या इसके लिए कोई साइंस की रिक्वायरमेंट है क्या? कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना था बस। अब अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आप बताओ, क्या आप कुछ बोल सकते हो कि हमने कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस में या बहुत बड़ी कोई कंसेप्ट में मिस्टेक की है? इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। क्या बोलते हैं? तो बच्चों सिली मिस्टेक से बचो आप। और कब बच सकते हो? जब आप हर टाइम अटेंटिव रहोगे। एवरी टाइम यू हैव टू बी अटेंटिव, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था आइसोमर्स की पहली कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो आपको हर बार बिना बोले ही चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? बोलो ना यार। लिखो इसमें होमोलॉग्स, या सीधी पॉइंट ही लिखो इंपॉर्टेंट डाल के। व्हेन व्हेन इन डिफरेंट कंपाउंड्स, when in different compounds functional group is same, when in different compounds molecular form sorry functional group is same, functional group is same, but their consecutive members, but their consecutive members differ by, but their consecutive members differ by molecular formula CH2 और molecular weight 14 AMU। मॉलिक्यूलर वेट को हम जनरली किसमें कैलकुलेट करते हैं? एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म जानते हैं क्या? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एम अभी 14 लिखा है तो एटॉमिक मास यूनिट होती है एएमयू। 14 एटॉम, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 12 14, तो 14 AMU। Their consecutive members differ by molecular formula CH2 or molecular weight 14 AMU, known as homologs।
known as homologs and collection of all compounds and collection of all compounds, मतलब इस टाइप के और कलेक्शन करेंगे हम, collection of all compounds is known as homologous series. क्या बोलेंगे? homologous series. देखो मैं आपको समझाता हूं, ये बच्चों होमोलॉग्स कैसे हैं? क्या बच्चों यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है? वो तो यहां पर भी है और कीटोन भी यहां पर सेम है, दोनों में ही कीटोन है, लेकिन क्या एक CH2 का डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया? तो इसको हम होमोलॉग्स बोल देंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट CH2, क्या बोलेंगे? आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो अंडरलाइन कर लो, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप वहां लिखा था ना, या शॉर्ट में लिख लो सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नंबर ऑफ CH2, सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नंबर ऑफ CH2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, मान लो आपने क्या किया, एक लिया CH3OH, CH3OH के बाद CH3CH2OH, फिर आपने ऐसे लिया प्रोपेनॉल, फिर आपने लिया भैया बच्चों ब्यूटेनॉल, फिर आपने ऐसे लिया पेंटेनॉल। तो मतलब आपने क्या कर दिया, एक तरह से ये आपने होमोलोगस सीरीज बना दी। क्या बना दी? होमोलोगस सीरीज। किसकी? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। मतलब इस तरह के कंपाउंड्स का जो कलेक्शन आपने किया ना, उसको हमने बोला होमोलोगस सीरीज। बच्चों इसमें क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव मेंबर मतलब जैसे ये है, ये आसपास के मेंबर, जैसे इथेनॉल के पहले मिथेनॉल है, मिथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल है, तो आप इसमें देखोगे CH2 का डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। ऐसे आप इसमें देखो CH2 का डिफरेंस आ रहा है क्या? पक्का। अब देखो कंसेक्यूटिव मेंबर तो एक CH2 से डिफर करेंगे, कंसेक्यूटिव मतलब आगे पीछे वाले, लेकिन अब फर्स्ट और थर्ड वाले दो CH2 से डिफर करेंगे, क्योंकि एक CH2 यहां डिफरेंस हो गया, एक CH2 यहां, ऐसे उसके बाद वाला 3 CH2 से, उसके बाद वाला 4 CH2। तो कंसेक्यूटिव मेंबर में एक CH2 का डिफरेंस होगा, लेकिन उसके बाद वाले मेंबर में 2 CH2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। सारे ही कंपाउंड आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स। ठीक है। और दूसरी बात बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट homologs. A, same functional group. B, same molecular formula. C, same same molecular weight. D, same empirical formula. इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, अभी लिख भी देता हूं यहां पर, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। ई, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। ई, ये तो हो गया। एफ, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। एफ के बाद जी, सेम जनरल फॉर्मूला। क्या? ए और जी। हाँ जी,
क्या फंक्शनल ग्रुप सेम होता है? पक्का? सही बात है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है क्या? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका अलग अलग आएगा। क्या मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग आएगा? क्या इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा? नहीं। क्या इनका मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला आ सकता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो, सुनो सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या होता है? एक छोटे से एग्जांपल से, इथेन का क्या होता है? C2 C2H6। प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का C5H एक्सेट्रा। तो क्या ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन बन गई? सब में फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप का है? कोई भी नहीं है फंक्शनल ग्रुप। एल्केन के अंदर तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं ना, लेकिन कंसेक्यूटिव मेंबर CH2 से डिफर कर रहे हैं, जरा चेक कर लो। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंपेरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दो ना IF, इंपेरिकल फॉर्मूला। बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब जैसे इसको हम और सिंपल कर सकते हैं क्या? नहीं। इसको हम क्या और सिंपल कर सकते हैं? सिंपलेस्ट सिंपल करते समय ध्यान रखना, इंटीजर उसमें फ्रैक्शन में नहीं जाने चाहिए आप। तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड कर दूं इसको मैं पूरी यूनिट को। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। और 6/2 कितना हो जाएगा? 3। इसको डिवाइड कर सकता हूं क्या? इसको डिवाइड कर सकता हूं क्या? किससे? 2 से। और फर्दर कर सकता हूं क्या? इसमें तो किसी से भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब में एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो और फर्दर डिवाइड तो हो ही नहीं पाएगा। इसमें तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी क्या इंपेरिकल फॉर्मूला पूरा सेम आ पाया क्या? तो हम बोलेंगे नहीं आया। क्या बच्चों जनरल फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा? जैसे एल्केन का सभी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O। ओ तो सॉरी एल्कोहल का होता है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n। एल्कीन का क्या होता है? एल्काइन का H2 CnH2n-2। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो जनरल फॉर्मूला तो सेम होगा। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? बच्चों सुनो, फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ध्यान रखना केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली सेम आएगी। अब मैं माइनर एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, मैं मेजर एनालिसिस की बात कर रहा हूं। मेजर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एल्केन की लगभग एक जैसी होती है, अल्कोहल की लगभग एक जैसी होती है। हाँ थोड़ा बहुत तो अंतर सब में आएगा, लेकिन मेजर मेजर की बात चलती है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए नहीं होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, या मॉलिक्यूलर वेट सेम है या डिफरेंट है? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट। बोलो, मॉलिक्यूलर वेट क्या आ रहा है? डिफरेंट। मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट है तो आपने सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलो सही है भाई। यहां देखो, आपने सुना होगा मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इथेन का थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोपेन का और ज्यादा होता है, ब्यूटेन का ज्यादा। ये तो सब गैस होती हैं, फिर उसके बाद लिक्विड आने लगते हैं, हायर एल्केन, फिर और हायर सॉलिड एल्केन आने लगते हैं। सुना है क्या? तो लगातार मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? अब अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। डीपीपीज आप करते, कितनी डीपीपी दी थी? डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। डिस्कशन में कई बार ऊपर नीचे से हो जाता है क्योंकि होमवर्क भी किया था आज हमने ना। थैंक यू। आप तो करते रहो, आप तो ध्यान रखना, आप तो साथ रखो। अपन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। थैंक यू।